हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। इसके पहले जो हमारी क्लासेस हुई हैं उसके अंदर हमने हजार्डस वेस्ट को समझा, हजार्डस वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे होता है उस चीज को हमने यहाँ पर समझा था। ठीक है। और अब जो है हम पढ़ने वाले हैं हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को। तो जल्दी से आप लाइव जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। और अगर आप इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेटेड अपने लिए कोई भी कोर्सेज को सर्च कर रहे हैं तो सभी कोर्सेज ऑनलाइन मोड में नेविगेट प्राइम ऐप पर आपको मिल जाएंगे। और नेविगेट प्राइम ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर, iOS एंड विंडोज पर। साथ ही साथ आपको बता दूं एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर अगर आपका टारगेट है, हमारा आरोहण बैच 1.0 लाइव हो चुका है। आप डेमो लेक्चर्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं नेविगेट प्राइम ऐप को। कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, ओनली टेक्निकल अवेलेबल है और आपका ओनली पार्ट ए एमपीजी के कोर्स भी अवेलेबल है। इसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना है। साथ ही साथ ये सभी कोर्सेज आपको ऑफलाइन मोड में भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके लिए आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट कर सकते हैं या इंक्वायरी कर सकते हो इन दिए गए नंबर पर कॉल करके। चलिए, तो आज की जो हमारी क्लास शुरुआत में ही हमने डिस्कस किया कि हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आ गए हैं सभी लोग लाइव और स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। ठीक है, चल अगर हम हिंदी में बात करें ना तो खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ जो आपके होते हैं उनका प्रबंधन एवं सीमा पार आवाजाही नियम 2016। ठीक है, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट की यहां पे बात की जा रही है। ठीक है, अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये जो हजार्डस एंड अदर वेस्ट रूल 2016 आपके हैं, ये इंडिया गजेट ऑफ इंडिया के अंदर पब्लिश हुए हैं। ठीक है, कहां पे पब्लिश हुआ है? ये आपका पब्लिश हुआ है गजेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, गजेट ऑफ इंडिया के अंदर कहा क्या हुआ है आपका जो है पब्लिश हुआ है। ठीक है, और पार्ट सेकंड सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, किसके अंतर्गत? MOEFCC। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ऑफिशियल गजेट के अंदर आपका नोटिफिकेशन आया, ये नोटिफिकेशन आपका कब आया? तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ये नोटिफिकेशन आपका 4 अप्रैल 2016 को आया। कब आया? ये नोटिफिकेशन आपका 4 अप्रैल 2016 को आया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हम प्रीम्बल जो आपकी है उसको अपन सबसे पहले यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। GSR 395। ठीक है, इसकी बात करें सबसे पहले टाइटल की यहां पे बात होगी कि जो ड्राफ्ट रूल यहां पर प्रिपेयर किए गए थे उस ड्राफ्ट रूल का टाइटल क्या था? टाइटल था हजार्डस एंड अदर वेस्ट। टाइटल क्या था? हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट। ठीक है, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2015, दैट इज द ड्राफ्ट रूल। याद रखिएगा, ये आपके ड्राफ्ट रूल थे जो कि पब्लिश किए गए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट
एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स जो आपके थे 2015 थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा क्या किए गए, पब्लिश्ड किए गए। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा बाइलिंगुअल कंटेंट भी यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि जो ये रूल्स और एक्ट होते हैं इनकी टेक्निकल कभी अगर आपको लैंग्वेज समझ में ना आए तो आपको साथ में यहाँ पर हिंदी में भी बाइलिंगुअल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से इनको प्रकाशित किया था। ठीक है, अब ये जो ड्राफ्ट आपका यहाँ पे बना था, इस ड्राफ्ट को नोटिफाइड किया गया GSR 582E के द्वारा। ठीक है, 24 जुलाई 2015, ये आपको डेट याद रखना है। ठीक है, ये ड्राफ्ट आपका कब नोटिफाई हुआ, ऑफिशियल गजेट में। ऑफिशियल गजेट में ये ड्राफ्ट आपका कब नोटिफाइड हुआ, 24 जुलाई 2015 को। ठीक है, आगे बात करें अब ये पब्लिश हो गया। पब्लिश होने के बाद अब क्या किया गया, जो पब्लिक है, पब्लिक को इनवाइट किया गया कि आप यहाँ पे बताइए, आप आपत्तियां, जो ऑब्जेक्शंस हैं एंड सजेशंस हैं उनको आप दीजिए, क्या आपत्तियां हैं या आप इसमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं। ठीक है, तो जिस डेट को ये पब्लिश हुआ, डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है आपकी, 24 जुलाई 2015। ठीक है, डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है आपकी, डेट ऑफ पब्लिकेशन आपकी है 24 जुलाई 2015। तो जो ये डेट ऑफ पब्लिकेशन है, इससे कितना समय दिया गया, 60 डेज का यहाँ पे समय दिया गया, 60 दिन का समय दिया गया कि 60 दिन के अंतर्गत आप आपकी जो भी आपत्तियां हैं, जो भी आपके सजेशन हैं, आप वो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन सभी ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस को यहाँ पे क्या किया गया, कंसीडर यहाँ पे किया गया। ठीक है, कंसीडर किया गया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने विचार किया। ठीक है, अब विचार करने के बाद क्या हुआ कि ये जो रूल्स आपके हैं इनको फ्रेम किया गया। ठीक है, इन रूल्स को क्या किया गया, इन रूल्स को फ्रेम किया गया अंडर द पावर ऑफ सेक्शन 6, 8 एंड 25 ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। याद रखिएगा, क्योंकि आपको ये मैं पहले बता चुका हूं कि हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल अंडर द पब्लिश हुए अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके क्या हुए थे, पब्लिश हुए थे। लेकिन यहाँ पे सेक्शंस को आप जरूर याद रखिएगा कि सेक्शन 6, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 25, जब आपने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पढ़ा होगा उस टाइम पे सर ने आपको इसको एलेबोरेट यहाँ पे किया होगा। ठीक है, तो इनको जो पावर दी गई इन रूल्स को, और इन रूल्स को फ्रेम्ड किया गया, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सेक्शन नंबर 6, 8 एंड 25 के तहत यहाँ पर किया गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो 2016 वाले रूल्स आपके थे, अर्लियर जो रूल्स आपके आ रहे थे, इसके पहले जो रूल्स आपके थे, इसके पहले जो रूल्स आपका कौन सा था, इसके पहले आपका रूल्स था, इसके पहले कौन सा रूल था, इसके पहले रूल था हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2008। ठीक है, ये इसको रिप्लेस किया, इन्होंने किसको रिप्लेस किया, इसको रिप्लेस किया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 2016 में किसको रिप्लेस किया था, 2008 को रिप्लेस किया था। ठीक है, ठीक है, सिंपल सी बात याद रख लो, हजार्डस वेस्ट रूल्स जो 2008 हैं, ठीक है 2008 है, इसको क्या किया गया, इसको किया गया रिप्लेस, किसके द्वारा, 2016 के द्वारा, किसके द्वारा, 2016 के द्वारा। ठीक है, अब जब सारी प्रोसीजर आपकी यहां पे कंप्लीट हो गई, ठीक है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली यहां पे नोटिफाइड किया गया, ऑफिशियली क्या किया गया, ऑफिशियली यहां पे नोटिफाइड किया गया हजार्डस एंड अदर वेस्ट रूल्स 2016। ठीक है, और जल्दी से आप कमेंट में मुझे बताइए, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका कब आया था। ठीक है, चलो
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको कुछ की पॉइंट भी यहाँ पे मार्क किए हैं, की पॉइंट भी आपके लिए यहाँ पे मार्क किए हैं, जिससे आपको एग्जाम में आसानी हो इन चीजों को याद रखने में। जैसे सबसे पहले इन रूल्स का जो ड्राफ्ट ईयर था वो 2015 आपका था। फाइनल रूल्स आपका कब आया? फाइनल रूल्स आपका 2016 में आया, इसलिए हम इसको हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 बोलते हैं। पब्लिक फीडबैक पीरियड आपका कितने दिनों का था? ये आपके 60 दिनों का था। ये जो रूल्स आपके आए किस पर बेस्ड हैं? ये आपके ईपीए 1986, साथ ही साथ 6825, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा कि आपको सेक्शन यहां पर याद रखना है। सेक्शन आपका 6 है, सेक्शन आपका 8 है एंड सेक्शन आपका 25 है, ठीक है। इन्होंने किस रूल को रिप्लेस्ड किया? तो इन्होंने रिप्लेस्ड किया 2008 रूल्स को। कौन से रूल्स को रिप्लेस्ड किया? इन्होंने रिप्लेस्ड किया 2008 रूल्स को, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए कि जैसे एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या चल रहा है? 2026 चल रहा है। तो क्या अभी तक 2016 वाले रूल्स चल रहे हैं? क्या इनके अंदर कोई भी बदलाव नहीं किए गए, कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया? तो जी हाँ, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंदर भी आपको बहुत सारे अमेंडमेंट देखने को मिलेंगे। और अगर मैं उन अमेंडमेंट की यहाँ पे आपसे बात करूं तो आइए देखते हैं वो अमेंडमेंट कौन कौन से थे। तो ये अमेंडमेंट यहाँ पे किए गए 2017 के अंदर, ठीक है। 2018 में फिर से अमेंडमेंट यहाँ पे किया गया, देन फिर 2019 में अमेंडमेंट किया गया, फिर आप देखोगे 2021 के अंदर यहाँ पे अमेंडमेंट आया है, ठीक है। अमेंडमेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? अमेंडमेंट का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि जो 2016 के आपके रूल्स फ्रेम हुए हैं इनके अंदर संशोधन किया गया है। क्या किया गया है? इनके अंदर संशोधन किया गया है। तो ये संशोधन आपके जो हैं 2017 में आए, 2018 में आया, 2019 में आया और 2021 के अंदर आया, ठीक है। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 जो आपका है इसके अंदर ये अमेंडमेंट किए गए। और आपके पता है इंपोर्टेंट चेंजेस यहाँ पे किए गए। क्या किए गए? इंपोर्टेंट चेंजेस किए गए। चेंजेस की अगर हम बात करें ना तो चेंजेस में क्या क्या हुआ, जैसे जैसे आप देखिएगा चेंजेस क्या हुए इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि अमेंडमेंट हुए तो चेंजेस क्या हुए। चेंजेस ये हुए कि जो सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट आपका था उसको यहाँ पे प्रोहिबिटेड मतलब कि बैन कर दिया गया एक तरीके से, फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड इनटू द कंट्री इंक्लूडिंग इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो कि कंट्री के अंदर सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट को आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस पर परमानेंटली जो है रोक लगा दी गई, ठीक है। क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। और इसके अंदर इंक्लूड किया गया, इसके अंदर क्या किया गया? इसके अंदर इंक्लूड किया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को, ठीक है। इनको क्या किया गया? इनको यहां पर इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट, एक्सपोर्टर, जो एक्सपोर्टर हैं सिल्क वेस्ट के, ठीक है, सिल्क वेस्ट के जो एक्सपोर्टर्स हैं, एग्जम्पशंस फॉर फ्रॉम रिक्वायरिंग परमिशन फ्रॉम द MOEFCC, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो। क्या समझे आप इससे बताइए, ठीक है, बताइए। देखो जो कोड की लैंग्वेज होती है ना आपकी, ये आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, एक्सपोर्टर ऑफ सिल्क वेस्ट, सिल्क वेस्ट के जो यहाँ पे एक्सपोर्टर्स हैं वर गिवन एग्जम्पशंस, मतलब यहाँ पर इनको छूट दी गई है। क्या दी गई है? छूट दी गई है, ठीक है। किस लिए छूट दी गई है? कि भैया जो परमिशन है, जो परमिशन यहाँ पे लेना है आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से, इसमें आपको छूट दे दी गई है, ठीक है। लेकिन याद रखना सिल्क वेस्ट एक्सपोर्टर्स को, सभी एक्सपोर्टर्स को नहीं, सिल्क वेस्ट एक्सपोर्टर्स को। आगे बात करें तो अब आपको पता है जो आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट आर प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक्सपोर्टेड हो रहे हैं इंडिया से, इफ फाउंड डिफेक्टिव
were allowed to be imported back within a year of export without obtaining permission from MOEFCC। मतलब आप समझ रहे हो कि भारत में जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है, इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, अगर वो डिफेक्टेड पाए जाते हैं, डिफेक्टेड पाए जाते हैं तो वर अलाउड टू बी इंपोर्टेड बैक, आप वापस से इनको बुला सकते हो विद इन अ ईयर ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट आपने आज किया और अगर वो डिफेक्टेड पाए गए तो एक साल के अंदर आप इनको वापस बुला सकते हो, आपको इसके लिए किसी भी प्रकार की परमिशन की जरूरत नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे का पॉइंट क्या है, एग्जम्पशंस फ्रॉम रिक्वायरिंग ऑथोराइजेशन, ठीक है, अंडर द हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 provided to those industries that did not need consent under Air and Water Act. Such industries, however, were required to hand over their waste to the actual authorized user, waste collector or disposal facilities। मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे कि हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंतर्गत मतलब ऐसी इंडस्ट्री को यहाँ पे एग्जम्पशंस दिया गया, छूट दी गई है, ठीक है, जिन्हें एयर और वाटर एक्ट की सहमति नहीं चाहिए, ठीक है, उनको यहाँ पे क्या दिया गया, उनको यहाँ पे छूट दी गई है कि मतलब ऐसे उद्योग जो हैं जिनका खुद का ही यहाँ पे क्या निकल रहा है, आप यहाँ पे देखो, ओवर देयर वेस्ट टू द एक्चुअल ऑथोराइजर यूजर, वेस्ट कलेक्टर और डिस्पोजल फैसिलिटीज। मतलब आप समझ रहे हो अपशिष्ट संग्रह जो होंगे, निपटाना जो इनका होगा, डिस्पोजल जो होगा वो आवश्यक होगा, ठीक है, तो इन लोगों को आप यहाँ पे क्या करोगे, इन लोगों को आप हैंड ओवर कर दोगे, ठीक है, इनको क्या कर दोगे, इनको आप हैंड ओवर यहाँ पर कर दोगे, ठीक है। ये सारे अमेंडमेंट्स यहाँ पर आए हुए थे, उसके अंदर ये चीजों को ऐड किया गया था, वो मैं अभी आपको बता रहा था। अब जो हमारे रूल्स हैं वो रूल्स होते हैं हमारे यहाँ से स्टार्ट, और रूल्स की अगर हम बात करें तो उस रूल्स के अंदर सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर वन हमारा है प्रारंभिक। चैप्टर वन हमारा क्या है, चैप्टर वन हमारा है प्रारंभिक। प्रारंभिक मतलब कि प्रिलिमिनरी की मतलब हम बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट आपका क्या आता है कि हमारा जो ये रूल है, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, इनका शॉर्ट टाइटल क्या है और इसका कमिटमेंट कब से हुआ, ये कब से प्रारंभ माने जाते हैं, ये कब से प्रारंभ माने जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम शॉर्ट टाइटल की यहाँ पे बात करते हैं, तो जो शॉर्ट टाइटल हमारा इसका होगा डेट इज द हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स। ये पूरा नाम याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा, आप बार बार हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 पे टिक मत करके आ जाना, ये पूरा नाम इसका है, इसका जो शॉर्ट टाइटल इसको दिया गया वो शॉर्ट टाइटल ये दिया गया, संक्षिप्त शीर्षक इसका क्या है, हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016। डायरेक्ट नाम से भी क्वेश्चन जो है आपका बन जाता है एग्जाम में, ठीक है। जिस डेट में इसका पब्लिकेशन हुआ ऑफिशियल गजट में, तो आप बताइए मुझे कि किस डेट में ऑफिशियल गजट में इसका जो है पब्लिकेशन हुआ था। अगर ये डेट आप बताओगे तो इसी डेट से आप क्या बोलोगे, इसी डेट से आप बोलोगे कि ये प्रभावी माने जाएंगे, कैम इनटू फोर्स, ठीक है, कैम इनटू फोर्स, इसी डेट से ये क्या माने जाएंगे, इसी डेट से ये प्रभावी माने जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करें तो आगे हमारा सेकंड यहाँ पे क्या बोलता है, रूल बोलता है एप्लीकेशन, लागू क्षेत्र की हम यहाँ पे बात करें कि ये किन क्षेत्रों में लागू होते हैं, तो लागू क्षेत्र की अगर हम बात करें तो लागू क्षेत्र यहाँ पे क्या आ जाते हैं, देखिएगा ये रूल्स जो आपके होंगे, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, रूल्स शैल बी अप्लाई टू द मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस एंड अदर वेस्ट एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल टू दीज रूल्स बट शैल नॉट अप्लाई टू। मतलब जो शेड्यूल, जो अनुसूचियां यहाँ पे दी गई हैं, उन अनुसूचियों के अंदर इन्होंने जो है मेंशन किया हुआ है कि किन हजार्डस वेस्ट पर ये रूल्स आपके अप्लाई होंगे। मोस्ट ऑफ द हजार्डस वेस्ट हमने कवर अप किए हुए हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर, जो एडिशनल होंगे वो मैं आपको अभी बता दूंगा जब अपन शेड्यूल्स को डिस्कस करेंगे।
अच्छा, ये अप्लाई किस पर नहीं होंगे, ये इंपोर्टेंट आपका एक पॉइंट बन जाता है, किन वेस्ट पर ये अप्लाई नहीं माने जाएंगे, तो वो आपको यहाँ पर याद रखना है, वो आपको यहाँ पे याद रखना है किस पे अप्लाई नहीं माने जाएंगे। सबसे पहला यहाँ पर है वेस्ट वाटर एंड एग्जॉस्ट गैसेस जो कि कवर की जा रही है, याद रखिएगा, वेस्ट वाटर एंड एग्जॉस्ट गैसेस जो कि कवर की जा रही है अंडर द प्रोविजन ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, ठीक है, याद रखिएगा, दैट इज द एक्ट नंबर 6 ऑफ 1974। इसके अंतर्गत अगर कवर किया जा रहा है तो उस पर आपका ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के अंदर कवर किया जा रहा है तो जो है आपका अप्लाई नहीं होगा। हाँ, ये जो रूल्स आपके हैं समय समय पर इनमें संशोधन जरूर किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? समय समय पर संशोधन जरूर किए जाएंगे। आगे मैं आपसे बात करूं तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि वेस्ट जो आपका है जो कि अराइज हो रहा है, ठीक है, ऑपरेशन फ्रॉम शिप्स, ठीक है, बियॉन्ड 5 किलोमीटर ऑफ द रिलीवेंट बेस लाइन, ठीक है, रिलीवेंट बेस लाइन एज कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, ठीक है, मतलब आप यहाँ पे समझ रहे हो ना कि ऐसे वेस्ट जो कि बेस लाइन से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर जो शिप्स आपकी हैं उनका जो संचालन हो रहा है उससे उत्पन्न हो रहा है जो कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो इस पर भी आपका हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो आपका है वो अप्लाई नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वो अप्लाई आपका नहीं होगा। आगे हम बात करें तो आगे आपका आ जाता है रेडियो एक्टिव वेस्ट। क्या आ जाता है? नेक्स्ट आ जाता है आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट। और रेडियो एक्टिव वेस्ट जो आपका होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट आपका होता है, ये आपका किसके अंतर्गत कवर होता है? एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंतर्गत कवर होता है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, दैट इज द एक्ट नंबर 33 ऑफ 1962, ठीक है। लेकिन हाँ, इस एक्ट के अंदर समय समय पर जो होंगे संशोधन किए जाएंगे, समय समय पर क्या किए जाएंगे? संशोधन किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये आपका अप्लाई नहीं हो रहा है तो इसमें संशोधन नहीं किए जाएंगे। भाई, इसके अंदर संशोधन जो आपके हैं वो संशोधन आपके किए जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं और आगे हमारा आता है अब नेक्स्ट बायोमेडिकल वेस्ट। हमारा क्या आता है नेक्स्ट? हमारा यहाँ पे आता है बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट जो आपका है, इस बायोमेडिकल वेस्ट को कवर अप किया जाता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998 के अंतर्गत, ठीक है। तो इसको भी हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर मतलब अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इनका खुद का ही एक सेपरेट एक्ट यहाँ पर है। समय समय पर इसके अंदर भी संशोधन किए जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपसे बात करूं तो ऐसे वेस्ट जो कि कवर अप हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000 के अंतर्गत, उस पर भी आपका जो है अप्लाई नहीं होगा। उस पर भी क्या नहीं होगा? उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है कि हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 किन वेस्ट पर अप्लाई नहीं होते हैं। तो जो वेस्ट अपने सेपरेट एक्ट के अंदर कंसीडर किए जा रहे हैं उन पर ये अप्लाई नहीं होंगे। रिमेनिंग जो आपके वेस्ट होंगे उस पर आपके जो रूल्स रहेंगे वो रूल्स आपके अप्लाई होंगे। अब मैं हर बार जब भी एक्ट पढ़ाता हूं या एक्ट की बात करता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी भी एक्ट की जो जान होती है वो डेफिनेशंस होती है। अगर डेफिनेशंस आपको अच्छे से पता है तो फिर पूरा एक्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अगली बात हम डेफिनेशंस की करने वाले हैं क्योंकि हर एक टर्म्स जो होती है वो डेफिनेशंस के अंदर डिफाइन की जाती है। तो इन डेफिनेशंस को आपको अच्छे से समझ के रखना है। जैसे अगर मैं बात करूं इस एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जब भी हम इस रूल्स को पढ़ेंगे तो जहां पे भी बात किसकी होगी, जहां पे भी बात होगी एक्ट, मैं बोलूं क्या? एक्ट। तो एक्ट का मतलब यहाँ पे हमेशा क्या निकल कर आएगा? एक्ट का मतलब निकल कर आएगा ईपीए 1986। एक्ट का मतलब हमेशा क्या बोलूंगा मैं? ईपीए 1986। मतलब मैंने बोला उस एक्ट के तहत, तो हमेशा वो आपका ईपीए 1986 होगा। 1986 दैट इज द एक्ट नंबर 29 ऑफ 1986, क्योंकि ये रूल्स जो आपके हैं उसके अंतर्गत ही बनाए गए हैं 6, 8 एंड 25 आपके सेक्शन के अंतर्गत, ठीक है।
अब अगला जो टर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक्चुअल यूजर। ठीक है, इंपोर्टेंट डेफिनेशन आपकी क्या है? इंपोर्टेंट डेफिनेशन है एक्चुअल यूजर। एक्चुअल यूजर क्या होता है? ठीक है, तो एक्चुअल यूजर समझो कि एक्चुअल यूजर को आप क्या डिफाइन करोगे। देखो, एक्चुअल यूजर का मतलब क्या है? एक्चुअल यूजर का मतलब होता है ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर जो क्या कर रहा है? प्रोक्योर्स, प्रोसेसेस हजार्डस एंड अदर वेस्ट। मतलब आप समझ रहे हो कि ऐसा एक ऑक्यूपायर है जो हजार्डस और अदर वेस्ट को यूटिलाइज कर रहा है। यूटिलाइज कैसे कर रहा है? मतलब उसको या तो रीयूज कर रहा है, या फिर रिसाइकलिंग उसकी कर रहा है, या फिर रिकवरी वहां पे कर रहा है, या फिर प्री प्रोसेसिंग उसके द्वारा की जा रही है, या फिर यूटिलाइजेशन यहाँ पे किया जा रहा है जिसके अंदर को प्रोसेसिंग को भी इंक्लूड किया गया है। ऐसा जो यूजर होगा वो एक्चुअल यूजर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? एक्चुअल यूजर। देखो, हर एक डेफिनेशन को यहाँ पे बाइलिंगुअल कन्वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ऊपर इंग्लिश में नहीं आ रहा है समझ में, तो आप इसको हिंदी में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा। समझना इंपोर्टेंट है कि एक्चुअल यूजर होता क्या है। ठीक है, अब आगे आपसे एक शब्द पूछा जाएगा, ऑथोराइजेशन। ठीक है, आगे आपसे क्या बोला जाएगा? ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन का यहाँ पे मतलब क्या हो? ऑथोराइजेशन का यहाँ पे मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ऑथोराइजेशन का मतलब अगर मैं आपसे बोलूं तो ऑथोराइजेशन को आप एज अ ग्रांट कंसीडर कर सकते हो क्या? हाँ, एज अ ग्रांट यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ऑथोराइजेशन का मतलब आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? अनुमति से हो जाता है। किससे हो जाता है? अनुमति से। तो अब आप समझो, अब आप समझो कि ये जो एक्चुअल यूजर है, ये जो आपका क्या है? एक्चुअल यूजर है, इसको क्या करना है? रीयूज करना है, रिसाइकलिंग करना है, रिकवरी करना है, प्री प्रोसेसिंग करना है, और को प्रोसेसिंग भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो इसको भैया अनुमति यहाँ पे लेना पड़ेगी, ऑथोराइजेशन यहाँ पे लेना पड़ेगा, परमिशन यहाँ पे लेना पड़ेगी। ठीक है, क्या लेना पड़ेगी? परमिशन लेना पड़ेगी। तो ऑथोराइजेशन का मतलब यहाँ पे ग्रांट हो गया। ग्रांट अगर आपको नहीं आ रहा समझ में, तो अनुमति, अनुमति आप यहाँ पे इसको एज अ परमिशन भी कंसीडर कर सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? एज अ परमिशन भी बोल सकते हो कि ऑथोराइजेशन का मतलब परमिशन है। ऑथोराइजेशन का मतलब क्या हो गया? ऑथोराइजेशन का मतलब आपका परमिशन हो गया। ठीक है, तो आगे अपन बात करते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको ऑथोराइजेशन का मतलब क्या है, कि अगर हजार्डस वेस्ट जो आपका है, हजार्डस वेस्ट जो आपका है, ठीक है, हजार्डस वेस्ट जो आपका है, अगर आपको रीयूज करना है, रिसाइकलिंग करना है, कुछ भी करना है, एनीथिंग, तो इसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगी। विदाउट परमिशन आप ये चीजें नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो आगे आपको याद होगा जो हमारी प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसके अंदर मैंने आपको बेसल कन्वेंशन बताया था कि बेसल कन्वेंशन आपका क्या होता है। ठीक है, तो बेसल कन्वेंशन का आपको मतलब पता है, जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था क्या होता है आपका, जो आपका ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है वेस्ट का, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ वेस्ट, उसको कंट्रोल करने के लिए आपका बेसल कन्वेंशन आया था। तो इसके अंदर आपका ये बेसल कन्वेंशन को भी बताया गया है कि बेसल कन्वेंशन का मतलब यहाँ पे क्या है? डेट इज द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम कन्वेंशन आपका है, जो कि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ द हजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कंट्रोल द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। ठीक है, बस इतना भी आप याद रख लोगे तो भी आपका यहाँ पर काम जो है हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपको यहाँ पे दी गई है, वो डेफिनेशन दी गई है कैपिटिव ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज। ठीक है, तो कैपिटिव ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? हाँ, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? मतलब सिंपल सी बात है, जो एक्चुअल यूजर आपका है ना, जो ऑक्यूपायर है, उसका जो प्रीमाइसिस होगा ना, उस प्रीमाइसिस के अंदर ट्रीटमेंट स्टोरेज और डिस्पोजल फैसिलिटीज जो आपकी है वो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो आपकी होनी चाहिए। तो इससे आप ये समझ सकते हैं
क्या लिखा है, कैपिटिव ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज का मतलब ये है कि आपको फैसिलिटीज डेवलप करना है। क्या करना है, फैसिलिटीज आपको डेवलप करना है। कहां पर डेवलप करना है, आपको अपने प्रीमाइसिस में, ठीक है, प्रीमाइसिस में आपको डेवलप करना है, ठीक है, प्रीमाइसिस में आपको डेवलप यहाँ पर जो है करना है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग है, ट्रीटमेंट है, पैकेजिंग है, स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, यूजेस है, कलेक्शन है, डिस्ट्रक्शन है, कन्वर्जन है, ऑफरिंग फॉर सेल है, ट्रांसफर आपका है, हजार्डस वेस्ट या अदर वेस्ट, तो आपको प्रीमाइसिस के अंदर जो है आपको ये कैपिटिव ट्रीटमेंट, स्टोरेज और डिस्पोजल फैसिलिटीज को क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, डेवलप आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। आगे हम बात करें तो इसकी बात अपन पॉल्यूशन के अंदर बहुत बार कर चुके हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, ठीक है। इसकी बात अपन बहुत बार कर चुके हैं। अगर आपको कोई सी भी बात याद हो तो आप बता सकते हो कमेंट के अंदर। हाँ, तो ये मैंने आपको बताया था कि जो आपका वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो आपका होता है ना, क्या होता है आपका, WPCA जो आपका होता है, और WPCA कौन सा, 1974, इसके अंतर्गत इसका गठन हुआ है, ठीक है। इसके अंतर्गत इसका गठन हुआ है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो आपका है, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो आपका है 1974, इसके अंतर्गत इसका गठन हुआ है। और याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखने वाली चीज क्या है कि वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो आपका है ना, इसका भी सेक्शन नंबर अपन बात कर रहे हैं 3 की, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 3 आपका रहेगा, और सेक्शन नंबर 3 का भी सब सेक्शन कौन सा होगा, सब सेक्शन आपका यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्ट की लैंग्वेज में जो सेक्शन होता है ना, इस सेक्शन को धारा बोला जाता है, धाराएं। और सब सेक्शन जो आपका होता है इसको बोला जाता है उपधाराएं। वो चैप्टर मतलब कि अध्याय हो गया। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 की धारा 3 के अंतर्गत उपधारा 1 में जो है इसका कॉन्स्टिट्यूएट किया गया, इसका गठन किया गया। क्या किया गया, इसका गठन जो है किया गया था। बस ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है ना, डायरेक्ट एमसीक्यू में आएंगे, आपके डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। तो बस यही पॉइंट अपने को यहाँ पर याद रखना है। आगे हम बात करें, तो आगे डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी कॉमन ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज की। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक कॉमन वर्ड को जोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया, कॉमन वर्ड को यहाँ पर जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि कॉमन फैसिलिटीज यहाँ पे आइडेंटिफाइड करना है। क्या करना है, कॉमन फैसिलिटीज को आइडेंटिफाइड यहाँ पे करना है। तो अब कॉमन फैसिलिटीज को आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करोगे और आप यहाँ पे एस्टाब्लिश्ड करोगे, आप यहाँ पे एस्टाब्लिश्ड करोगे, या तो आप इंडिविजुअली एस्टाब्लिश्ड कर सकते हो, या फिर आप ज्वाइंटली कर सकते हो, या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ ज्वाइंटली आप यहाँ पे अपना कर सकते हो, ऑक्यूपर के साथ कर सकते हो, ऑपरेटर फैसिलिटीज के साथ कर सकते हो, एसोसिएशन ऑफ ऑक्यूपर के साथ आप कर सकते हो। जैसे आपको एक चीज याद होगी कि भोपाल से अभी यूनियन कार्बाइड आपका जो वेस्ट है वो लाया गया था और पीथमपुर के अंदर उसका डिस्पोजल होना था, ठीक है। इंसिनेशन प्रोसेस के थ्रू जो है उसके वॉल्यूम रिडक्शन होगा, उसके बाद लैंडफिल होना था। अब वो पीथमपुर क्यों लाया गया, क्योंकि वो जो कंपनी है भोपाल की, उसका पीथमपुर की एक कंपनी के साथ टाई अप है। क्या है, टाई अप है, ज्वाइंटली टाई अप हो गया उनका कि भैया हमारा जो वेस्ट निकलेगा वो वेस्ट आपको यहाँ पर जो है उसको हैंडल करना है, मैनेज करना है, डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है। तो ये काम इनका हो गया, उनने तो भर के वहां से भेज दिया और उसके एवज में जो भी अमाउंट होता है, जो भी मिलता है वो इनको मिल जाएगा। तो वही बात हो गई ना, कॉमन ट्रीटमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, और भी लोग इनके साथ टाई अप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब एक वर्ड और आपने यहाँ पे देखा, को प्रोसेसिंग। को प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। को प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो को प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें, को प्रोसेसिंग की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर वेस्ट मटेरियल का यूज करना।
अब इसका पर्पज क्या होता है? पर्पज ये होता है पर्पज ऑफ एनर्जी रिसोर्स रिकवरी, ठीक है, एनर्जी को रिकवर करना, रिसोर्स को रिकवर करना, ठीक है। और सिंपल सी बात है, जो कन्वेंशनल फ्यूल है उसके यूजेस का रिडक्शन यहाँ पे करना, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो ये कहलाती है को प्रोसेसिंग, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जो आपका वेस्ट मटेरियल है उस वेस्ट मटेरियल का यूज करना, डेट इज द को प्रोसेसिंग। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम को प्रोसेसिंग बोलेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशंस जो आपकी है ना, ये आपकी इंपोर्टेंट रहेंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्रिटिकल केयर मेडिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है जो आपके लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या इंक्लूड किया जा रहा है? तो इक्विपमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर टाइम टू टाइम ऐड किए जाते हैं, उनको इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है, ठीक है। तो अगर क्रिटिकल केयर एंड मेडिकल इक्विपमेंट आए तो याद रखिएगा कि क्रिटिकल केयर एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स को किसने स्पेसिफाई किया हुआ है? तो ये स्पेसिफाई किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। समय समय पर ये एडिशन किया जाता है। क्या किया जाता है? समय समय पर ये एडिशन किया जाता है। आगे हम बात करें तो आगे हमारी डेफिनेशन यहाँ पे जो आती है वो आती है हमारी डिस्पोजल, ठीक है। आगे हमारी डेफिनेशन क्या आएगी? आगे हमारी डेफिनेशन आएगी डिस्पोजल एंड एक्सपोर्ट। हम डिस्पोजल की यहाँ पे बात करें तो डिस्पोजल से तात्पर्य क्या है? हाँ जी, क्या है डिस्पोजल से आपका तात्पर्य? ठीक है, तो डिस्पोजल का मतलब ये होता है, डिस्पोजल का मतलब ये होता है एनी ऑपरेशन विच डज नॉट लीड टू रीयूज, रिसाइकलिंग, रिकवरी, यूटिलाइजेशन, ठीक है। लेकिन आगे बोले तो इंक्लूडिंग को प्रोसेसिंग, इंक्लूड फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट, इंक्लूड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इंसिनेशन एंड डिस्पोजल इन सिक्योर्ड लैंडफिल, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो ना? हाँ, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना? डिस्पोजल का मतलब ये है कि जो वेस्ट आपका आ रहा है उस वेस्ट को ना तो आप रीयूज की ओर लेके जा रहे हो, ना आप उसको रिसाइकलिंग के लिए लेके जा रहे हो, ना आप उसको रिकवरी के लिए लेके जा रहे हो, ना ही आप यूटिलाइजेशन के लिए लेके जा रहे हो, लेकिन हाँ आप उसको लेके जा रहे हो को प्रोसेसिंग के लिए। आप फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट हो गया, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गया, इंसिनेशन आपका हो गया, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस आपकी इंक्लूड होंगी, बट हाँ ऊपर वाली आपकी यहाँ पर इंक्लूड नहीं की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और आगे एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ठीक है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है इंडिया से बाहर लेके जाना, आउटसाइड। क्या बोलोगे आप? इसका मतलब क्या है? एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? अरे ये कौन सा कलर आ गया? कोई बात नहीं, बदल लेते हैं अपन। इसका मतलब क्या है एक्सपोर्ट का? इसका मतलब है आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा सिंपल सा एक वर्ड में। अब एक्सपोर्टर क्या हो जाएगा? एक्सपोर्टर क्या हो जाएगा? ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है। हाँ, एक्सपोर्टर मतलब क्या हो जाएगा भैया? जो है आपका हजार्डस और अदर वेस्ट जो आपके है ना, कंट्री आपकी हो गई इंक्लूडिंग द कंट्री जहां पे आप हजार्डस वेस्ट और अदर वेस्ट को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसा व्यक्ति, ठीक है। तो निर्यात करने वाले देश का, निर्यात करने वाले मतलब जिस देश से दूसरे देश में भेजा जा रहा है, तो एक देश निर्यात कर रहा है मतलब एक देश इंपोर्ट कर रहा है और दूसरा देश एक्सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं निर्यात करने वाले देश के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो कोई व्यक्ति होता है, अधिभोगी होता है, ठीक है, उसको अपन यहाँ पे एक्सपोर्टर बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस एंड अदर वेस्ट, ठीक है। तो बस इसी प्रकार से सारी डेफिनेशंस आपको देखने को मिलेंगी और इन डेफिनेशंस को आप एक बार रीड कर लोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोलने वाला है, ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है। तो एनवायरमेंटल साउंड मैनेजमेंट की बात अगर हम बात करें
तो यहाँ पे सारी की सारी स्टेप्स जो हैं, जो भी आवश्यक कदम यहाँ पे उठाए जाते हैं, ठीक है, उठाए जाते हैं कि भैया जो है ह्यूमन हेल्थ आपका है या एनवायरमेंट की हम बात करें, इस पे ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है, तो उसको बोला जाता है एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस एंड अदर वेस्ट, ठीक है। तो एडवर्स मेनली यहाँ पे डील जो की जा रही है ना, वो डील ये की जा रही है कि एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को ना मिले अगेंस्ट द एनवायरमेंट, क्या ना मिले, अगेंस्ट एनवायरमेंट आपको देखने को ना मिले। आगे हम बात करें एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी की, हम बात करते हैं। तो एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी में आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा कि जो टेक्नोलॉजी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर अप्रूव्ड की जाती है, वो आपकी एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एनवायरमेंटल साउंड टेक्नोलॉजी आपकी कहलाएगी, ठीक है। अब देखो ये जनरल डेफिनेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे कि फैसिलिटीज की यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फॉर्म क्या कहलाता है, ठीक है, तो समझ रहे हो ना। ये डेफिनेशंस तो आप अपने से भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो कि फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है, फॉर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार आपको बता देता हूँ फैसिलिटीज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है? फैसिलिटीज का मतलब होता है एस्टेब्लिशमेंट। क्या होता है? फैसिलिटीज का मतलब होता है यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट से। अब एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कि जहां पे आप क्या बोल सकते हो कि हजार्डस वेस्ट है, उसका जनरेशन हो रहा है, उसकी हैंडलिंग की जा रही है, कलेक्शन किया जा रहा है, रिसेप्शन आपका हो गया, ट्रीटमेंट आपका हो गया, स्टोरेज हो गया, रीयूज हो गया, रिसाइकलिंग आपका हो गया, ठीक है, रिकवरी आपका हो गया, रीप्रोसेसिंग हो गया, को प्रोसेसिंग हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया, डिस्पोजल हो गया, हजार्डस वेस्ट आपका और अदर वेस्ट को आप लेके जाते हो, ठीक है। तो इससे संबंधित जो भी चीजें आपकी हो रही है उसके लिए जो एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है उसको यहाँ पे फैसिलिटीज बोला जाता है। फॉर्म की अगर हम बात करें, फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये जो रूल्स आपके होते हैं, ठीक है, मतलब जो भी रूल्स आपके होंगे इसके अंदर फॉर्म आपके अटैच होते हैं, तो उसको मतलब प्रपत्र बोल दो, संलग्न प्रपत्र जो आपका होता है उसको आप यहाँ पे क्या बोलोगे, उसको आप यहाँ पर फॉर्म बोलोगे, क्या बोलोगे, उसको आप फॉर्म बोलोगे, ठीक है। अब ये वाली चीज मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं कि हजार्डस वेस्ट आपका क्या कहलाता है। इसका मतलब होता है खतरनाक अपशिष्ट, इसका मतलब क्या होता है, खतरनाक अपशिष्ट होता है, ठीक है। और अपन ने हजार्डस वेस्ट को कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जाना था, हजार्डस वेस्ट को हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जाना था। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी हमने, हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, हमने केमिकल देखा, हमने बायोलॉजिकल, रिएक्टिव, टॉक्सिक, फ्लेमेबल, एक्सप्लोजिव, कोरोजिव, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टीज आपकी थी अगर ये वेस्ट के अंदर आ रही है तो वो वेस्ट हमारा यहाँ पे क्या कहलाता है, वो वेस्ट हमारा हजार्डस वेस्ट कहलाता है। उस वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, उस वेस्ट को हम हजार्डस वेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम हजार्डस वेस्ट यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात आप ऐसा समझ लो, हेल्थ अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो मैं सीधा क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भैया हेल्थ, एक तो पॉइंट आपका आ जाएगा, एक दूसरा पॉइंट आपका आ जाएगा एनवायरमेंट, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा आपका एनवायरमेंट। तो इन दोनों के लिए भी कैसा है, डेंजर आपका है, खतरनाक, डेंजर आपका है, तो वो आपका हजार्डस वेस्ट कहलाता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, हजार्डस वेस्ट कहलाता है, ठीक है। चलिए यहां तक की बात क्लियर, यहां तक की बात आपकी क्लियर है। तो अब देखो आगे, हजार्डस वेस्ट जो आपका है, वेस्ट को यहाँ पे स्पेसिफाइड किया गया है अंडर द कॉलम 3 ऑफ शेड्यूल 1, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वेस्ट जो आपका होगा, ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन लिमिट्स आपकी देके रखी हुई है, ठीक है। तो शेड्यूल सेकंड जो आपका है, शेड्यूल सेकंड में क्लास बी एंड क्लास ए के अंदर कंसंट्रेशन लिमिट यहाँ पे देख के रखी है, और कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपकी है वो क्लास सी के अंदर देख के रखी है ऑफ शेड्यूल सेकंड। तो ये ऑलरेडी मैं आपको हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट जब आपको पढ़ाया था उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, उसके अंदर मैं आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बता चुका हूँ, ठीक है। हाँ, इसकी जो कोडिंग है वो कोडिंग मैं आपको बता दूंगा, बाकी सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, ठीक है। अब जो आपका
शेड्यूल 3 है, इस शेड्यूल 3 के अंदर जो आपका पार्ट ए है, ठीक है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में भी आपको चीजें जो है वो दी गई हैं, ठीक है, तो उनको भी अपन यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो ये शेड्यूल जब हम पढ़ेंगे उसको अपन पढ़ लेंगे। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की अपन ने बात कर ली है, तो अपन देख लेते हैं कि इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्टर क्या कहलाता है, और मैनिफेस्ट आपका क्या होता है, ठीक है, मैनिफेस्ट आपका क्या होता है। तो अगर मैं इंपोर्ट की बात करूं, इंपोर्टर की बात करूं, मैनिफेस्ट की बात करूं, तो ये क्या होते हैं। तो देखो इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है कि कोई भी वेस्ट जो आपका है, कोई भी वेस्ट जो आपका है, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया, ठीक है, इंडिया के अंदर लेके आया जा रहा है कहीं बाहर से, किसी दूसरी कंट्री से अगर इंडिया के अंदर किसी वेस्ट को लेके आया जा रहा है तो वो इंपोर्ट कहलाएगा। और जो पर्सन इसको लेके आ रहा है, जो इंपोर्ट कर रहा है हजार्डस वेस्ट को किसी दूसरी कंट्री से, किसी दूसरी कंट्री से, तो वो आपका इंपोर्टर कहलाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका इंपोर्टर कहलाएगा। और मैनिफेस्ट का मतलब ये होता है जो ट्रांसपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके प्रिपेयर्ड होते हैं और साइंड किए जाते हैं सेंडर अथॉरिटीज के द्वारा, जो भी प्रोविजंस एंड रूल हैं उसको यहाँ पे मैनिफेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसका मैनिफेस्ट बोला जाता है। तो मैनिफेस्ट का मतलब आप डायरेक्टली यहाँ पे ये याद रखिएगा, जो आपके ट्रांसपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, जो आपके ट्रांसपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको मैनिफेस्ट यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, मैनिफेस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, उसको अपन इंपोर्टर बोल रहे हैं। और इंडिया के अंदर जो वेस्ट लेके आया जा रहा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, उसको अपन इंपोर्ट बोल रहे हैं, ठीक है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, उसको अपन यहाँ पर इंपोर्ट बोल रहे हैं कि वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा इंपोर्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंपोर्ट हमारा कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा ऑक्यूपर आता है, ऑक्यूपर, ठीक है। तो ऑक्यूपर का रिलेशन आपको पता है क्या है, एक्चुअल यूजर में हमने जब डिफाइन किया एक्चुअल यूजर को, वहां पे हमने ऑक्यूपर पढ़ा था, ठीक है। तो ऑक्यूपर का अर्थ मतलब ऐसा समझ लीजिए आप कि किसी फैक्ट्री या प्रेमाइसिस से हो गया। ऑक्यूपर का मतलब यहाँ पे जो रिलेशन है वो रिलेशन किससे हो जाएगा, डायरेक्टली किसी फैक्ट्री से या फिर प्रीमाइसिस से। इसका मतलब क्या हो गया, कोई पर्सन है जो कंट्रोल कर रहा है अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री एंड प्रीमाइसिस, जिसके अंदर हजार्डस एंड अदर वेस्ट का जो भी प्रोसेसेस है उसको उन अफेयर्स को यहाँ पे मैनेज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑपरेटर ऑफ डिस्पोजल फैसिलिटी, जो डिस्पोजल फैसिलिटी होते हैं उसके ऑपरेटर की यहाँ पे बात की जा रही है। इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, हाँ जी, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, आपको नहीं करना, ये तो एक्ट ने ही यहाँ पे डिफाइन करके रखा हुआ है। एक ऐसे व्यक्ति से है जो कि हजार्डस वेस्ट का कलेक्शन कर रहा होगा, ठीक है, जो कि क्या कर रहा होगा, जो कि हजार्डस वेस्ट का कलेक्शन कर रहा होगा, रिसेप्शन, ट्रीटमेंट, स्टोरेज और डिस्पोजल देख रहा होगा। ऐसा व्यक्ति जो आपका होता है वो ऑपरेटर ऑफ डिस्पोजल फैसिलिटीज कहलाएगा, ठीक है। अब बार बार अपन यहाँ पे अदर वेस्ट यहाँ पे बोले जा रहे हैं, तो अदर वेस्ट का यहाँ पे क्या मतलब है, अदर वेस्ट का यहाँ पे क्या मतलब है, तो भैया अदर वेस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जो शेड्यूल नंबर 3 है, इस शेड्यूल नंबर 3 के अंदर जो पार्ट डी है, पार्ट बी है, उसमें अदर वेस्ट को स्पेसिफाई किया गया है। क्या किया गया है, अदर वेस्ट को स्पेसिफाइड किया गया है। साथ ही साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो आपका है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे अपन बात करते हैं, ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। तो आगे अपन बात करेंगे प्री प्रोसेसिंग, इसकी बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे प्री प्रोसेसिंग की। अब प्री प्रोसेसिंग के अंदर अगर हम बात करें तो प्री प्रोसेसिंग में क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, मींस दैट ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, ठीक है, सिंपल सी बात आप समझिएगा। प्री प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, प्री प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, प्री प्रोसेसिंग का मतलब हो जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। क्या हो जाएगा, प्री प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ पर हो जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। टू मेक इट सुटेबल फॉर को प्रोसेसिंग, ठीक है, तो को प्रोसेसिंग के लिए अगर हमें सुटेबल बनाना है तो हमें ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट करना पड़ेगा, और ये ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट हमारा प्री प्रोसेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ये हमारा प्री प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको।
आगे आपका एक वर्ड यहाँ पे दिया गया है जिसको डिफाइन इन्होंने किया है रिसाइकलिंग। तो ये तो आपको पता है रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये तो आपको पता है रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है रिक्लेमिनेशन, ठीक है, रिक्लेमिनेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ हजार्डस और अदर वेस्ट, ठीक है, इन्वायरमेंटली साउंड मैनर में आपको बनाना है, दैट इज द रिसाइकलिंग। आप सीधा सीधा यहाँ पे ये समझिए, अभी हमने ये डेफिनेशन समझी थी और उसी को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि इन्वायरमेंटल साउंड मैटर आपको बनाना है तो आप यहाँ पे रिसाइकलिंग करोगे, ठीक है। आगे हम बात करें, आगे हम बात करें तो आगे आपका क्या आ जाएगा, आगे आपका रीयूज आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा, आगे आपका रीयूज आ जाएगा। रीयूज की अगर हम बात करें तो रीयूज आपका, रीयूज का मतलब क्या होता है, जो हजार्डस होता है या फिर अदर वेस्ट आपका होता है, ठीक है, तो आप इसको एज अ ओरिजिनल यूज या अदर यूज में आप लेते हो तो आप इसको रीयूज बोल सकते हो, ठीक है, आप इसको क्या बोल सकते हो, रीयूज बोल सकते हो। तो मैंने क्या बोला, रीयूज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो वेस्ट आपका है, जो आपका वेस्ट है, इस वेस्ट को आप ओरिजिनल यूज में ले रहे हैं, आप किसमें ले रहे हैं, ओरिजिनल यूज में आप ले रहे हैं, ठीक है, आप किसमें ले रहे हैं, ओरिजिनल यूज में आप ले रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे, आप उसको रीयूज बोलोगे कि आप इस वेस्ट का रीयूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप इस वेस्ट का रीयूज यहां पर कर रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो आगे आपका आता है, आगे आपकी डेफिनेशन आती है रिकवरी, ठीक है, नेक्स्ट रिकवरी आएगा, रिकवरी के बाद शेड्यूल आएगा, शेड्यूल के बाद स्टेट गवर्नमेंट आएगी, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशन अपन देखेंगे। रिकवरी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिकवरी का मतलब हो जाएगा एनी ऑपरेशन और एक्टिविटी जहां पे मटेरियल्स रिकवर्ड स्पेसिफाइड है या स्पेसिफिक है, ठीक है, वो रिकवरी हो जाएगी। शेड्यूल का मतलब क्या हो जाएगा, इस रूल्स के अंदर, इस रूल के अंदर जो आपकी अनुसूचियां संलग्न हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची। तो अब ये अनुसूची कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिमिट्स आपकी होती हैं उन सारी लिमिट्स वगैरह को बताती हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि शेड्यूल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची, ठीक है, शेड्यूल का मतलब क्या होता है, शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची, ठीक है, अनुसूची आपका होता है। आगे बढ़े, आगे अपन बात करते हैं, तो आगे हमारा क्या आ जाएगा, आगे हमारा स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या हो जाएगा भैया, जो संघ राज्य क्षेत्र आपके होते हैं, ठीक है, कि जो इसका आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में 239, ठीक है, उसके अंतर्गत जो अपॉइंटेड है उसको आप यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बोलोगे, ठीक है। चलो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अपन बात कर लेते हैं और यही है हमारा, आप स्टेट की बात करोगे तो मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपका हो गया, उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपका हो गया, तो ये सारे बोर्ड आपके आ जाएंगे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर। तो याद रखिएगा कि जो हमारा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 है, उसका जो सेक्शन नंबर 4 है, उस सेक्शन नंबर 4 के तहत आपका कॉन्स्टिट्यूटेड है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। इसके अंदर यूनियन टेरिटरी भी आपकी इंक्लूड होगी, मतलब पीसीसी भी आपका यहाँ पे इंक्लूड रहेगा, पीसीसी भी आपका इंक्लूड रहेगा, पीसीसी मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी, ठीक है, पीसीसी भी आपका यहाँ पर इंक्लूड होगा, ठीक है। याद रखिएगा रिलेशन टू अ यूनियन टेरिटरी द पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी, ठीक है, तो इनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। आगे बात करें स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि जो हजार्डस वेस्ट है उसका स्टोरेज आपका देखना है, ठीक है, उसका स्टोरेज देखना है, और जैसे ही स्टोरेज का टाइम खत्म हो जाएगा तो उसको आपको डिस्पोज करना है। आगे अपन सारे डिटेल में सबको पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर सारी चीजें बताई गई हैं कि भैया कैसे आपको डिस्पोज करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, स्टोरिंग एनी हजार्डस, स्टोरेज का मतलब क्या होगा कि अगर आप किसी भी हजार्डस को यहाँ पे स्टोर कर रहे हो, ठीक है, किसी भी हजार्डस को आप स्टोर कर रहे हो, ठीक है, फॉर अ टेम्पररी पीरियड, ठीक है, किसके लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसको डिस्पोज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्पोज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम बात करें तो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट आपका क्या हो जाएगा, हाँ जी अभी आपको बता रहा हूं, सीमा पे जो आवाजाही आपकी होती है हजार्डस वेस्ट की वो आपका कहलाता है। तो किसी भी प्रकार का मूवमेंट आपका जो हो रहा है सीमा पर, ठीक है, एरिया अंडर द ज्यूरिडिक्शंस ऑफ वन कंट्री
टू थ्रो एन एरिया अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द अदर कंट्री, वो आपका ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एक कंट्री का जो ज्यूरिडिक्शन है और दूसरी कंट्री का जो आपका ज्यूरिडिक्शन है, दैट इज द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या आता है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ऑफसाइट मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट या फिर अदर वेस्ट। ठीक है, तो ऑफसाइट मूवमेंट आपको करना है। अब ऑफसाइट मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये आप एयर, रेल, रोड और वाटर, इनके थ्रू आप कर सकते हो। आगे ट्रांसपोर्टर, अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है ट्रांसपोर्टर का। ठीक है, जो ऑफसाइड ट्रांसपोर्टेशन का मूवमेंट करवाता है वही आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्टर हो गया, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका ट्रांसपोर्टर हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रीटमेंट का मतलब क्या हो गया? ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पे ये हो गया, वो मैथड्स या वो टेक्निक्स जो क्या कर रही हैं, हजार्डस वेस्ट है उसके पोटेंशियल को कम करने में काम कर रही है। ठीक है, तो आपको मैंने पढ़ाया था फिजिकल ट्रीटमेंट की आपको सारी प्रोसेस बताई थी मैंने केमिकल ट्रीटमेंट आपको बताया, मैंने बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई, और हजार्डस जो आपका वेस्ट है उसके कंपोजिशंस की भी अपन ने बात की। ठीक है, तो ये ऑलरेडी अपन यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे हम बात करें यूज्ड ऑयल का मतलब यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, यूज्ड ऑयल का मतलब यहाँ पे क्या होता है समझिएगा, जो क्रूड ऑयल आपका होता है इससे ड्राइव्ड ऑयल जो आपका होता है, ठीक है, जो आपका होता है दैट इज द मिक्सचर कंटेनिंग सिंथेटिक ऑयल, इसके अंदर सिंथेटिक ऑयल होगा, साथ ही साथ स्पेंट ऑयल होगा। ठीक है, यूज्ड इंजन ऑयल, गियर ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, टरबाइन ऑयल, कंप्रेसर ऑयल, इंडस्ट्रियल गियर ऑयल, हीट ट्रांसफर ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल एंड अदर टैंक बॉटम स्लज। मतलब आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे कच्चे तेल से जो प्राप्त होता है वो सिंथेटिक ऑयल जिसके अंदर इंक्लूड होता है। तो अब आपको पता है इंजन ऑयल भी यूज होता है, गियर ऑयल होता है, हाइड्रोलिक ऑयल होता है, टरबाइन ऑयल होता है, तो इनका जो ऑयल निकलता है वो आपका यहाँ पे यूज्ड ऑयल होता है। ठीक है, इंजन ऑयल आप चेंज कराते हो, गाड़ी की सर्विसिंग कराते हो, तो दैट इज द यूज्ड ऑयल, ये आपका यूज्ड ऑयल है। ठीक है, तो सुटेबल फॉर रीप्रोसेसिंग, ठीक है, रीप्रोसेसिंग के लिए आपका सुटेबल होता है, और इसका स्पेसिफिकेशंस जो आपके हैं वो शेड्यूल नंबर 5 पार्ट ए के अंदर दिए गए हैं। कहाँ दिए गए हैं? शेड्यूल नंबर 5 और पार्ट ए में आपको दिया गया है, स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो आपको दिए गए हैं। ये याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस आपका बनता है। ठीक है, इनसे क्वेश्चंस आपका बनता है। आगे हम बात करें तो आगे हमारी बात होती है अब यूटिलाइजेशन की। इसकी बात होगी, आगे हमारी बात होगी यूटिलाइजेशन की। अब हम यूटिलाइजेशन की अगर बात कर रहे हैं तो यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है भैया जो हजार्डस और अदर वेस्ट आपके हैं इनका आप क्या कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो, इन रिसोर्सेज का आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, उपयोग आप कर रहे हो। ठीक है, मींस यूज ऑफ हजार्डस एंड वेस्ट एज अ रिसोर्स, आप इसको एज अ रिसोर्स यूज कर रहे हो, तो वो आपका यूटिलाइजेशन कहलाएगा। वेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हाँ, तो मींस मटेरियल डेटा नॉट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट नहीं है वो आपका यहाँ पे क्या कहलाता है, वेस्ट आपका कहलाता है। उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप वेस्ट यहाँ पे बोलोगे। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, इस एक्सप्लेनेशन को आप यहाँ पे रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो मैंने वेस्ट को यहाँ पे डिफाइन किया उस वेस्ट का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा कि आपका क्या होता है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब आपका क्या होता है, ये कर लेना। ठीक है, अब आगे बात करें तो अभी हमने यूज्ड ऑयल की बात की है, अब हम बात कर रहे हैं वेस्ट ऑयल की। वेस्ट ऑयल का मतलब क्या होता है? ठीक है, वेस्ट ऑयल का मतलब क्या होता है, जो स्पिल्स ऑफ क्रूड ऑयल आपका होता है, क्या होता है, स्पिल्स ऑफ क्रूड ऑयल आपका जो होता है इसको भी इंक्लूड किया गया है वेस्ट ऑयल के अंदर। इमल्सन्स आपका हो गया, टैंक बॉटम स्लज आपका हो गया, स्लोप ऑयल जनरेटेड पेट्रोलियम रिफाइनरीज आपकी हो गई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आ जाती हैं वेस्ट ऑयल के अंदर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, और याद रखना ये कहाँ पे निर्धारित किया गया है, ये निर्धारित किया गया है शेड्यूल 5 पार्ट बी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? शेड्यूल 5 पार्ट बी के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशंस थी जो हमें हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016 के अंदर दी गई थी। तो ये डेफिनेशंस हमने सारी यहाँ पर डिस्कस कर ली। चैप्टर नंबर 1 के अंदर
आपको ये सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, सारी डेफिनेशंस हमने समझ ली हैं। आगे के जो चैप्टर्स होंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और आप हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको कोर्सेज वगैरह से रिलेटेड आपको डेमो लेक्चर्स वगैरह देखना है तो आप नेविगेट प्राइम ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड करके सभी कोर्सेज के डेमो लेक्चर्स देख सकते हो। साथ ही साथ आप नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। रेगुलर अपडेट्स वैकेंसी के रिगार्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे आते रहते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आपके जो भी दोस्त इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप जो है शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। क्लास ओवर।